दिल्ली शहर में सुहांत अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। दोनों की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सुहांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और काव्या घर संभालती थी। सुबह से शाम तक घर में रह रहकर काव्या बोर हो जाती थी, इसलिए एक रोज वो सुहांत से कहती है, सुहांत इस बार चलो ना मेरे गाँव चलते हैं, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, इसी बहाने कुछ दिन गाँव में भी रह आएंगे। वैसे भी तुम तो सारा दिन काम पर निकल जाते हो और मैं यहाँ अकेले रह रहकर बोर हो जाती हूँ। फिर सुहांत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम ठीक कहती हो, वैसे भी इतने महीनों से लगातार ऑफिस जा जाकर ना मैं भी थक गया हूँ। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, ससुराल जाने के बहाने थोड़ा गांव का मजा भी ले लेते हैं। मैं कल ही ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। वाह, अब मजा आएगा, कितने टाइम बाद मैं अपने गाँव जाऊंगी। सुहांत ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और फिर दोनों अपनी गाड़ी से गाँव की तरफ निकल गए। तकरीबन 9 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद दोनों हिमाचल के चंबा गाँव पहुँच गए, जहाँ चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू, खुला आसमान था। ये सब कुछ सुहांत के लिए नया था। गाँव काव्या, गाँव आने की ना फीलिंग ही अलग है। आधी थकान तो यहाँ आकर वैसे ही मिट जाती है। सही कहा सुहांत, लेकिन अब बातें कम करो और सामने की ओर ध्यान दो। ये पहाड़ी रास्ते हैं, जरा सा भी ध्यान भटका ना तो समझो गाड़ी सीधा खाई में। ओके मैडम। कुछ देर बाद वो काव्या के गांव पहुंच गए। वो दोनों काव्या के ससुराल वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें खुद ही वहां जाकर सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे ही वो अपने ससुराल के पास पहुंचा तो सुहांत हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके ससुराल के लोग तंबू लगाकर उसमें रह रहे हैं। अरे ये क्या है, तंबू में ससुराल? अरे हाँ, माँ ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो नया घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, पुराने वाले की हालत काफी जर्जर हो गई थी, तो शायद घर बन रहा है इसलिए सब लोग तंबू में रह रहे हैं। सुहांत ने देखा एक बड़ा सा तंबू जिसके अंदर पूरा परिवार रह रहा था। मतलब हम भी यहीं रहेंगे? जी हाँ जमाई राजा। तभी उसके ससुराल वाले अंदर से आए। उन दोनों को देखकर वो बड़े खुश हुए। आइए आइए जमाई राजा, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। मेरा मतलब है इस तंबू वाले ससुराल में। शुरुआत में सुहांत को बहुत अजीब लगा। न पक्का घर, न एसी, न बेड, सिर्फ चारपाई, कुछ सामान और तंबू के नीचे रहने वाला वो ससुराल। वो एक खाट पर जाकर बैठ गया, जहाँ उसे चाय के साथ नाक में खाने को दी। ऐसे ही शाम हो गई। फिर खाने में सासू माँ ने उन्हें मक्के की रोटी साग के साथ परोसा, साथ ही उसमें देसी घी भी डाला, जिससे उसका स्वाद किसी होटल के खाने से भी बढ़िया लग रहा था। वाह माँ, इस स्वाद के लिए तो मैं कब से तरस गई थी। शहरों में तो कहाँ ये सब खाना मिलता है। हाँ, तभी कहती थी बेटी तू भी मक्के की रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तुझे तो जैसे वो सीखनी ही नहीं थी। अगर सीख लेती तो यहाँ आकर आपके हाथों की बनी ये रोटी कैसे चख सकती थी। हाँ। फिर खाना खाकर वो सब सो गए, लेकिन आधी रात को सुहांत को मच्छर काटने लगे। उसने धीरे से काव्या से कहा, काव्या यहाँ तो मच्छर भी बहुत है। हाँ बाबा जानती हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो, यही असली गाँव की जिंदगी है, खुली हवा और मच्छरों का साथ। जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी बाहर की तरफ उपले जला देता हूँ, उससे मच्छर नहीं आएंगे। उस रात तो जैसे तैसे वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गाँव में रहकर सुहांत को मजा आने लगा। सुबह पक्षियों की आवाज, ताजी हवा, खेतों में घूमना, गाँव का खाना, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन वो अपने ससुर जी के साथ खेत भी गया। कैसा लग रहा है बेटा गाँव? सच कहूँ पापा जी तो पहले अजीब लग रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब सुहांत को वहाँ मजा आने लगा था। उस तंबू में रहना भी एक अलग अनुभव था। सब लोग एक साथ मिलकर उसमें बैठकर खाना खाते, फिर रात को सब एक साथ बैठकर बातें करते और हंसते। काव्या भी अपने बचपन की याद करके बड़ी खुश थी। फिर एक दिन अचानक मौसम काफी बिगड़ गया। बाहर तेज हवा चली और तंबू हिलने लगा। ये देख सुहांत घबरा गया। अरे ये क्या, कहीं गिर तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं, ये तो बस थोड़ी देर का तूफान है, फिर सब शांत हो जाता है। हाँ सुहांत, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है ना, इसलिए बेकार ही परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कभी भी बारिश आ जाती है। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए और काफी तेज हवा चलने लगी। तंबू में अचानक लाइट भी चली गई और अब तेज बादल गरजने की आवाज आई। लेकिन लगता है सुमित्रा आज काफी तेज बारिश आने वाली है। आसमान में बिजली कड़कने और बादलों की तेज गड़गड़ाहट लगातार आती जा रही थी। फिर कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तंबू के ऊपर पानी गिर रहा था। अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। अचानक तंबू के कोने से पानी टपकने लगा। अरे यहाँ से पानी आ रहा है, जल्दी बाल्टी रखो। सुहांत जल्दी से उठा और जहाँ पानी आ रहा था उस जगह पर बाल्टी रख दी। फिर कुछ ही मिनटों में जमीन गीली हो गई। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि तंबू हिलने लगा। अब तो सब लोग घबराने लगे। माँ से पहले इतनी जोरदार बारिश तो कभी नहीं हुई। सही कहा बेटा, हमने आज तक इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। लेकिन तू घबरा मत, बस भगवान को याद कर और उनसे प्रार्थना कर कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए। अब तो काव्या और उसके पापा के चेहरे पर उस भयंकर बारिश का खौफ नजर आ रहा था। सुहांत ने देखा कि सब लोग घबराए हुए हैं, फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं भी डर गया तो सब और डर जाएंगे,
नहीं नहीं, मुझे हिम्मत करनी होगी। बेटा घबराए नहीं तो क्या करें, ये तंबू कभी भी उड़ सकता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। सुहांत ने तुरंत बाहर जाकर रस्सियां कसनी शुरू की। बारिश में भीगते हुए वो काम कर रहा था। सुहांत, अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। अरे नहीं नहीं, अगर तंबू उड़ गया तो सब भीग जाएंगे, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने रस्सियों को कसकर बांधा, तंबू के नीचे ईंटें लगाई, साथ ही पानी बहने के लिए रास्ता बनाया। ये तुमने सही कर दिया जमाई राजा जी। हाँ, अब कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। फिर सबने मिलकर तंबू को थाम लिया। बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब सब एक साथ थे। पूरी रात सबने मिलकर तंबू संभाला। कोई पानी निकाल रहा था, कोई तंबू पकड़कर खड़ा था, तो कोई भगवान को याद कर रहा था। इन सब में सुहांत लगातार काम करता रहा। काव्या उसे देख रही थी। उसे अपने पति पर गर्व था कि वो कैसे उन सब का ध्यान रख रहा है। जैसे तैसे सुबह होने तक बारिश कुछ कम हुई और अब उन्हें राहत मिली। आसमान साफ होने लगा और सबने राहत की सांस ली। तंबू बच गया था और घर का सामान भी ज्यादा खराब नहीं हुआ। तभी ससुर जी ने सुहांत के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ जमाई नहीं बल्कि इस घर के बेटे हो। हाँ बेटा, तुमने इस भयंकर बारिश में भी अपने तंबू वाले ससुराल को कितने अच्छे से संभाला है। हमें नाज है कि हमारी बेटी एकदम सही जगह गई है। मैंने कहा था ना, मेरे पति हीरो हैं। बिल्कुल सही कहा बेटी, ये तो सच में हीरो है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरा फर्ज था। सबको सुहांत पर गर्व था। साथ ही उस दिन के बाद सुहांत का नजरिया भी बदल गया। उसे समझ आया कि असली खुशी आराम में नहीं, साथ में होती है। और मुश्किल समय में ही रिश्तों की असली ताकत दिखती है। और गांव की जिंदगी जितनी कठिन है, उतनी ही खूबसूरत भी होती है। कुछ दिन गांव में रहकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। फिर जब वो वापस शहर लौटने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो तंबू अब भी खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक तंबू नहीं था, वो उसकी जिंदगी। सुमित्रा देवी की 2 बहुएं थीं। दोनों ही एक से बढ़कर एक थीं। बड़ी बहू उर्वशी और छोटी बहू कोमल लोगों के सामने जितना प्यार दिखाती, अंदर से वो एक दूसरे से उतना ही चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी सुमित्रा बोलती है, अरे ये चाय किसने बनाई है? जी माँ जी, ये मैंने बनाई है। वाह बहू, मजा आ गया। इस उर्वशी को तो कुछ भी ढंग का बनाना नहीं आता। जब से तू आई है ना, खाने पीने की तो मौज लग गई है। हाँ हाँ, सारे गुण तो आपकी छोटी बहू में है। हम तो इस घर में पागल बैठे हैं। अरे जो सच है वही कहा है, ज्यादा पिच पिच मत कर। अरे अरे माँ जी रहने दो, नहीं तो दीदी मेरी तारीफों से जल जल कर आधी हो जाएंगी। उर्वशी बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और वहीं कोमल अपनी तारीफ सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। फिर एक दिन कोमल प्रेस कर रही होती है, तभी उसे कुछ काम याद आता है। वो बाहर जाती है और थोड़ी देर में फिर से वापस आकर प्रेस करने लगती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा कोमल को आवाज देते हुए बोलती है, अरे कोमल बहू, जल्दी से मेरी गुलाबी वाली साड़ी ले आ, मुझे शर्मा जी के यहाँ पूजा में जाना है। अब आएगा मजा। ला रही हूँ माँ जी। ये लीजिए आपकी साड़ी माँ जी। वाह, ये साड़ी तो चमक रही है प्रेस के बाद। अच्छे से देख लो माँ जी, कहीं से जली तो नहीं है। वैसे भी अपनी प्रेस खराब हो रखी है। अरे ऐसी बात है माँ जी, मैं आपकी साड़ी आपको खोलकर दिखाती हूँ। कोमल सुमित्रा और उर्वशी के सामने से पूरी साड़ी को खोलकर अच्छे से दिखाती है और वो कहीं से भी जली नहीं होती। सुमित्रा उर्वशी को फिर से 4 बातें सुनाकर कोमल की तारीफ करके वहां से चली जाती है। सुमित्रा के जाते ही कोमल बोलती है, क्या हुआ दीदी, आपकी चाल उल्टी पड़ गई? आपने तो माँ जी की साड़ी जला दी थी, फिर ये सब कैसे हो गया? यही सोच रही है ना आप? क्यों बकवास कर रही हो? मैंने तो बस यूं ही कहा था। रहने दो दीदी, अब ज्यादा भोली मत बनो। मैं जब अपने कमरे से बाहर गई थी तब मैं अपने फोन का कैमरा ऑन करके छोड़ गई थी और देखिए उसमें आपकी सारी हरकत रिकॉर्ड हो गई थी। इसलिए मैं शाम को ही बाजार जाकर माँ जी की साड़ी जैसी सेम टू सेम साड़ी ले आई और माँ जी को दे दी। इस बार तो बेटा तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कोमल और उर्वशी वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही साजिश जारी रखते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं के लिए सोने का हार बनवा कर लाती है और लाकर टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी वहां उर्वशी आती है और उसकी नजर हार के उस बॉक्स पर जाती है जिन पर दोनों लोगों के नाम की स्लिप लगी हुई थी। उर्वशी उन दोनों हार के बॉक्स को खोलकर देखती है और उन हारों की अदला बदली कर देती है और उसके बाद फटाफट से वो वहां से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद सुमित्रा आकर दोनों को आवाज लगाकर कहती है, कहाँ हो तुम दोनों? उर्वशी, कोमल, जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ माँ जी? जी माँ जी, आपने बुलाया? तुम दोनों के लिए सोने के हार बनवा कर लाई हूँ। ये सामने रखे हैं, अपने अपने नाम की स्लिप देखकर ले लो। माँ जी को क्या लगा था मुझसे चालाकी करेंगी? भारी वाला हार इस कोमल को दे देंगी और हल्का वाला मुझे। पर मेरा नाम उर्वशी है। चालाकी करना मेरे खून में है। अरे दीदी, पहले बॉक्स खोलकर तो देखो, ख्याली पुलाव बाद में पका लेना। उर्वशी जैसे ही बॉक्स खोलकर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये कैसे हो सकता है? क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? माँ जी, दीदी के कहने का ये मतलब है कि इतना सुंदर हार कैसे बन सकता है? क्या कमाल की कारीगरी करी है सुनार ने। हाँ हाँ, तभी तो लाई हूँ। वैसे इस उर्वशी के लिए हार लाने का जरा भी मेरा मन नहीं था, फिर इसका मुंह बन जाता। इसकी काम चोरी के चलते तो मैं इसे टॉफी भी ना दूं। हाँ हाँ, सारी काम चोरी तो मैं ही करती हूँ और सारा काम कोमल करती है। हाँ दीदी, सच में देखा, अब तो आपने अपने मुंह से कह दिया। आप काम चोरी करती हैं और मैं काम करती हूँ। ज्यादा मत बोल, तेरी चालाकियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे अरे, बस बस दीदी, बस थम भी जाओ। कहीं ऐसा ना हो आपके कारनामों के नमूने में सासू माँ को दिखा दूं। इससे पहले सुमित्रा उन्हें चुप करवाने के लिए कुछ कहती, उर्वशी अपने पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और कोमल भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाकर बोलती है, हाँ दीदी, आपने बहुत ही सफाई से हार बदला था। मैंने आपको ये सब करते देख लिया था। बड़ी ही सफाई के साथ मैंने स्लिप बदल दी और मेरा हार मेरे पास आ गया। और दीदी, आप ऐसी बचकानी हरकत कब तक करती रहेंगी? कोमल इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और उर्वशी का गुस्सा आर पार हो गया था और वो गुस्से में बोलती है, बहुत हो गई इसकी मनमानी। पर इसे क्या लगता है उर्वशी से जीत जाएगी? उर्वशी वो कांटा है जो एक बार लग जाए ना तो खून चूस कर ही बाहर निकलता है। अब कोमल और ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन पता चलता है कि कोमल प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उसकी सास उसकी और ज्यादा देखभाल करने लगती है, जिसे देखकर उर्वशी और ज्यादा चिढ़ जाती है और उसके बच्चे को मारने का प्लान करती है। ऐसे ही एक दिन उर्वशी खीर बनाकर कोमल के पास लाती है और कहती है, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, इसमें खूब सारे काजू बादाम भी डाले हैं जो बच्चे के लिए अच्छे हैं। कोमल खीर खाना शुरू करती है। वैसे ही उसकी सास वहां आ जाती है और उसके हाथ से कटोरा लेकर जमीन पर फेंक देती है और उर्वशी को खींचकर तमाचा लगाती है। फिर कोमल से बोलती है, अरे अरे करम जली, नाच पिटी, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपनी ही देवरानी के बच्चे को मारते हुए खीर में तू जहर मिलाकर लाई है ना? मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि मैंने इस खीर में जहर मिलाया है? क्यों कोमल, खुद तो तुम बच्चे का बहाना लेकर बेड पर पड़ी रहती हो और निगरानी के लिए सासू माँ को छोड़ दिया। वाह, बकवास बंद कर अपनी। कोमल ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं खुद तुझ पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है तू कितनी भली है और कितनी कमीनी। अपना सामान बांध और निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, पर उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। वो भी इस घर की बहू है। गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। आप दीदी को माफ कर दीजिए। अपनी सास और देवरानी की बातें सुनकर उर्वशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से माफी मांगती है और सारे गलत काम छोड़ देती है। इसके बाद 9 महीने पूरे होने पर कोमल एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और दोनों देव